हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम आज बुक लेकर चल रहे हैं एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च। इसकी आज हम यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं जो नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम है। आपको जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, सारे स्टेप से डायग्राम बनाने के हैं एंड फ्लोट वगैरह निकालने हैं, तो वो सब हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टास्क ए बी सी .hi कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ टास्क दे रखे हैं। इन टास्क को हम टास्क बोल सकते हैं, एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टास्क दे रखे हैं कितने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक। ठीक है, और वो सब मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आर। अब यहाँ पे एक आगे पीछे वाली रिलेशनशिप दे रखी है, मतलब किस टाइप से, जैसे कि हमारे पास कोई टास्क है ए और कोई टास्क है डी, तो जो ए टास्क है वो डी से पहले होना है, प्रेसिडेंस मतलब पहले होना है। ठीक है, ए और ई से पहले होना है। ठीक है, बी और एफ, इन दोनों में बी एफ से पहले होना है। इस स्टेप से हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स दे रखी है। बहुत सारी टास्क की, सारी टास्क नहीं दे रखी है, थोड़ा सा हमें अपना माइंड लगाना होगा और चेक करना होगा कि कहाँ पे कौन सा टास्क हमें फिट करना है। बहुत सारी टास्क दे रखी है, लेकिन उनसे हम अपने और अदर टास्क को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रॉ नेटवर्क टू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट। अब हमें इन सारे टास्क का एक नेटवर्क बनाना है। देखो इस टाइप से, ठीक है, जिसमें हम अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखाएंगे कि इस टास्क के बाद ये टास्क हो रहा है और इस टास्क के बाद ये टास्क हो रहा है। ठीक है, और फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और हमें मिनिमम टाइम फाइंड करना है जिससे हमारे जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाए। ऐसा कौन सा मिनिमम टाइम होगा। ठीक है, और जो हमें टाइम है वो यहाँ पे दे रखा है कि ए टास्क को इतना टाइम लग रहा है, बी टास्क को इतना टाइम लग रहा है, और ये डेज में है। ठीक है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। और हमें यहाँ पे एक क्रिटिकल पाथ को डिफाइन करना है। क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है, वही पाथ जिसमें हमारा मिनिमम टाइम लगे। देखो पाथ यहाँ पे बहुत सारे हैं। एक पाथ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे पाथ कितने सारे हो सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये ऐसे सीधे भी जा सकता है, इस टाइप से जा सकता है, इस टाइप से जा सकता है, बहुत सारे पाथ है। लेकिन वो पाथ जिसमें हमें मिनिमम से मिनिमम टाइम लगेगा वो हमारा होता है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपना नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें जब भी नेटवर्क डायग्राम बनाएं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या माइंड में रखना है कि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी, ना तो 2 स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, ना ही 2 या 2 से ज्यादा एंडिंग पॉइंट होंगे। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 1 होने वाला है और एंडिंग पॉइंट 1 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम ये जो नंबरिंग है ना इसके अंदर की, वो बाद में करते हैं। ठीक है, अब ए इज लेस देन डी, मतलब ए डी से पहले होना है, तो हमारे पास ए के लिए कुछ नहीं देखा। इसे आप नोटबुक में समझिए, इससे समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको नोटबुक में बता देती हूँ। देखो ये हमारे पास नोटबुक है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, ए इज लेस देन डी। देखो हमारा एक इनिशियल जो इवेंट है वो स्टार्ट होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम हमेशा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इस टाइप से एक एरो, और फिर यहाँ पे एक हमारे पास दूसरा जाएगा। अब ये जो है सर्कल, ये हमारे कुछ इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ith इवेंट है और ये हमारा jth इवेंट है। ठीक है, और i से j में जो हमने इवेंट करा है उसे कहते हैं हम एक्टिविटी। i इवेंट से j इवेंट जाने में हमने जो एक्टिविटी करी है उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टास्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी ए एक्टिविटी या ए टास्क हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम जैसे हम बनाएंगे कि ए डी से पहले, अब ए का तो हमें पता नहीं है, तो ये इनिशियल वाला इवेंट है। यहाँ से हम किसी और इवेंट पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसी और इवेंट पे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस इवेंट से इस इवेंट पे जाने में हमें जो टास्क लगा वो हमारा ए था। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए हमारा पहले है डी से। अब इसके बाद जो हमारे पास वो आएगा, मतलब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इवेंट होगा, ए के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी वो डी होगी। अब हम उसे कई तरीके से बना सकते हैं। हम क्या करें, हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर दें, हम उसे इस तरह से ड्रॉ कर दें, हम उसे इस तरह से ड्रॉ कर दें। ये आपको 1-2 बार रफ स्केच बना के देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि आपको एक्जैक्टली बनाना कौन सा है। ठीक है, अगर अब मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इसे सीधा बना देती हूँ। ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, बाकी आपको पता चल जाएगा फाइनली हमें बनाना कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए इज लेस देन ई, मतलब ए के बाद हमारे पास एक ई इवेंट और आ रहा है। देखो हमने डी तो एक बना दिया, अब एक ई इवेंट और आ रहा है, ई टास्क और आ रहा है, तो उसे हम इस तरह से इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ई इवेंट। ओके ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बी पीछे है एफ से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बी तो नहीं है, और बी से इससे पहले कुछ कंडीशन देखने रखी है, मतलब जो इनिशियल इवेंट है वहां से हमारे पास एक और इवेंट निकल रहा होगा जिसका नाम है बी। ठीक है, एक और टास्क निकल रहा होगा जिसका नाम बी है। ओके, इस टाइप से हो गया। उसके बाद देखते हैं जो बी के बाद है, उस बी किसके बाद है, एफ से पहले है बी के बाद क्या है, एफ है, तो हम बी के बाद यहाँ पे एक एफ ड्रॉ कर सकते हैं। टास्क को एक टास्क हो गया, इसे हमने नाम दे दिया एफ। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी हमारा पहले है एफ से, अब एफ से पहले हमारा डी है,
देखो डी कहाँ पर हो सकता है, हमारे पास और कोई डी की कंडीशन नहीं दे रखी है फिलहाल, ठीक है। हमें बस ये दे रखा है कि डी एफ से पहले है। अब एफ से पहले डी मतलब यहाँ से हम इस टाइप से कुछ बना लें या इसे ऊपर से कनेक्ट कर दें। देखो इस टाइप से हम कनेक्ट करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम इसे कहाँ पे लगे, क्योंकि हमारे पास इनिशियल पॉइंट एक होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि हम इसे ऊपर की तरफ कनेक्ट करते हैं और ये हमारा हो जाएगा डी इवेंट। देखो यहाँ से हमारे पास डी आया, डी के बाद एफ आ गया, डी के बाद एफ आना था तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसे नीचे से कनेक्ट करते तो हमारे पास यहाँ पे एक और स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता, लेकिन हमें हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट एक रखना है और एंडिंग पॉइंट भी एक रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डी और एफ का हो गया, उसके बाद सी इज लेस देन जी, मतलब जी के बाद जी से पहले सी है। अब देखो ना तो हमें जी पता और ना ही सी पता, तो जी से पहले क्या है, सी। इसका मतलब हम इनिशियल इवेंट में से एक और इवेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिसका नाम है सी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नहीं है, इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास सी, और सी के बाद हमारे पास आ रहा है एक और इवेंट जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम मान लेते हैं ये हमारा जी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टास्क जी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सी पीछे है एच से, सी एच से भी पीछे है। अब एच हम कहाँ पे बना सकते हैं, देखो एच को हम एक काम करें, हम एच को इस तरह से कनेक्ट कर दें यहाँ पे, सी के बाद ही तो बोला है एच, और कुछ कंडीशन तो है नहीं उसके बाद एच की। देखो एच की और कोई कंडीशन नहीं है, बस सी के बाद एच होना है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, सी के बाद एच आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, एफ इज लेस देन आई। जो हमारा एफ है वो आई से पहले है, तो एफ के बाद हम आई बनाते हैं इस टाइप से। ये हमारे पास इवेंट आ गया आई, ठीक है। ये हमारे पास टास्क कहते हैं या एक्टिविटी कहते हैं या इवेंट कहते हैं, ठीक है। एफ और आई का हो गया। उसके बाद जी इज लेस देन आई, मतलब जी के बाद हमारा आई आ रहा है, तो जी के बाद जब मतलब आई से पहले हमारा जी आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में सेम होंगे तभी तो आई से पहले जी आएगा। तो हम इसे इस तरह से ना कनेक्ट करके इसे हम इस तरह से ऐसे कर देते हैं, ये मतलब पूरा एक है, और ये हमारे पास इस तरह से हो गया, ठीक है। आई से पहले हमारे पास जी भी आ गया और आई से पहले हमारे पास एफ भी आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कितने इवेंट्स आ गए, यहाँ पे एंडिंग इवेंट्स 3 हो गए, ठीक है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे डी हमने 2 बना दिए हैं, ठीक है। अब डी हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमें इस वाले डी की तो जरूरत है नहीं, और ये तो एक्स्ट्रा में एक एंड ई क्रिएट कर रहा है। और देखो ई हमारे पास एक्स्ट्रा में जा रहा है, ई के लिए हमारे पास और कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी है। तो अगर एंड में ऐसा कुछ बचता है तो हम क्या करते हैं, उसे हम एंड में जो लास्ट वाला होता है ना उससे जाके कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा ई इवेंट, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सर्किट डायग्राम बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसका फाइनल आउटपुट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है, ठीक है। फाइनली मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपना फेयर डायग्राम बना लिया है नेटवर्क का। अब देखो हमने सारी नेमिंग कर दी है, बिल्कुल फेयर डायग्राम बना दिया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे इसे कर्व कर दिया था यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हम हमेशा जब भी नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, तो हमने थोड़ा सा इधर से इधर की तरफ टिल्ट कर दिया है और थोड़ा सा इधर से इधर, जिससे हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट बन जाए, इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें नेमिंग करनी होती है। नेमिंग कैसे करते हैं, जो सबसे पहला इवेंट है उसे हम देंगे 1। ये जो होता है ना सर्कल के अंदर जो नाम लिखे जाते हैं उसे कहते हैं इवेंट, और ये जो हमारे पास ए होती है उसे कहते हैं हम एक्टिविटी, जैसे इस क्वेश्चन में हमें टास्क से बोला गया है, ठीक है। अब 1 दे दिया। अब इससे जितने भी सर्कल्स कनेक्ट है उनको 2, 3, 4 इस टाइप से नेमिंग करने, 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला सर्कल आता है, तो हमारे पास 5, उसके बाद 6। ये हमारा सीक्वेंस होता है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह भी कर सकते हैं, बट ये एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है, इस तरह से ही आपको करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये हो गया। अब हमने जो फर्स्ट काम था वो तो कंप्लीट कर दिया, ड्रॉ नेटवर्क टू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट, हमने नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद क्या है, फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन। अब मिनिमम टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबके टास्क के टाइम दे रखे हैं कि ये टास्क इतने टाइम में हो रहा है, तो वो सब हम लिख लेंगे। देखो ए टास्क 8 डेज में हो रहा है, डेज में दे रखा है, तो ए के आगे हम 8 लिख देंगे। बी हमारा 10 डेज में हो रहा है, तो बी के आगे 10 लिख देंगे। सी हमारा 8 में हो रहा है, तो सी के आगे 8। डी हमारा 10 में हो रहा है, डी हमारे पास 10 आ गया। ई हमारे पास 16 डेज में हो रहा है, एफ हमारे पास 17 डेज में हो रहा है, जी हमारे पास 18 डेज में हो रहा है, एच हमारे पास 14 डेज में हो रहा है, और आई हमारे पास 9 डेज में हो रहा है, ठीक है। अब हमारा इतना काम हो गया, अब हमारा मेन काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फाइंड करते हैं 2 चीज। क्या चीज, एक तो हम फाइंड करते हैं अर्लीस्ट टाइम, ठीक है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हम फाइंड करते हैं लेटेस्ट टाइम, ठीक है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें जितने भी हमारे पास इवेंट है 1 2 3 4 5 6, इन सब के लिए अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम फाइंड करना है। देखो यहाँ पे आपने अगर देखी हो अपनी बुक, तो यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं ये सब वैल्यूज, देखो ई एल सब के लिए, तो वो हम अब फाइंड करना सीखेंगे हम कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम सभी पर ये बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं। देखो 1 इवेंट का यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इवेंट का यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, थर्ड इवेंट का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, फोर्थ इवेंट का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, फिफ्थ इवेंट का हम बाहर कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है, और सिक्स्थ का हमारे पास ये आ गया, ठीक है।
ऊपर वाला हमारे पास ई है और नीचे वाला हमारे पास एल है, ठीक है। तो अब हम अर्लीस्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं। अर्लीस्ट टाइम से सबसे पहले जो फर्स्ट इवेंट है उसे 0 लेना है, ठीक है, आपको 0 लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 पर जाएंगे, 1 के बाद 2 आता है, 1 से 2 पर कोई और भी एरो आ रहा है क्या, सिर्फ एक ही एरो है, तो इसका मतलब 0 में 8 ऐड कर देंगे, हमारे पास इसका अर्लीस्ट टाइम आ गया 8, ठीक है। एक से ज्यादा एरो आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 6 वाले में हमारे पास 3 एरो है, तो उसमें थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किसको, हम अब 3 को देखते हैं। देखो 3 में हमारे पास 2 एरोज है, इसका मतलब इसका जो अर्लीस्ट टाइम क्या होगा, देखो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ से आ सकती है, उसके लिए क्या करेंगे हम 8 + 10 करेंगे, और एक कंडीशन हमारे पास यहाँ से आ सकती है, उसके लिए क्या करेंगे 0 + 10 करेंगे। हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है। अब अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए जो 2 वैल्यूज आई है उनका मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 + 10, 8 + 10 हमारे पास कितना होता है 18, ठीक है। और दूसरा क्या आ रहा है 0 + 10, 0 + 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 10। इन दोनों का मैक्सिमम लेना है अर्लीस्ट के लिए, मैक्सिमम क्या है 18, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ इवेंट के लिए, फोर्थ इवेंट हमारे पास सिर्फ एक ही एरो आ रहा है फोर्थ इवेंट पे, तो हम यहाँ पे 0 + 8 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ इवेंट के लिए आते हैं। फिफ्थ इवेंट पे हमारे पास 2 एरोज आ रहे हैं, ठीक है, 2 एरोज आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे वही 2 चीज, एक जो टाइम है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, एक टाइम यहाँ से कैलकुलेट होगा, और दोनों का मैक्सिमम लेंगे। देखो यहाँ पे 18 है और +17, 18 + 17 हमारे पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी क्या कंडीशन है 8 + 18, 8 + 18 हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 26, इन दोनों का मैक्सिमम हमारे पास 35 आ रहा है, तो इसका अर्लीस्ट टाइम हो गया 35, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे फिफ्थ का कैलकुलेट हो गया, अब सिक्स्थ इवेंट का कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 एरोज आ रहे हैं, अब तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम अगर इस वाली एरो के लिए कैलकुलेट करें तो इसका अर्लीस्ट टाइम 8 है, और यहाँ पे टाइम कितना लिख रहा है 16, 8 + 16 हमारे पास 24 आएगा, ठीक है। अब सेकंड एरो के लिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइम 35 है अर्लीस्ट टाइम, और 9, 35 + 9 हमारे पास 44 आएगा। और उसे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 8 है और इधर टाइम लग रहा है 14, 8 + 14 हमारे पास 26 आ जाएगा, 26 नहीं 22 आएगा, ठीक है। इन तीनों का मैक्सिमम क्या है हमारे पास 44 है, ठीक है। तो इसका अर्लीस्ट टाइम हमारे पास आ गया 44, ठीक है। अब ये जो हमने टाइम निकाला ये फॉरवर्ड प्रोसेसिंग में निकाला, अब सेम टाइम हम निकालेंगे बैकवर्ड प्रोसेसिंग में, जिसका नाम मिल जाएगा उसे लेटेंट टाइम, लेटेस्ट टाइम, ठीक है। अब उसके लिए हम पीछे से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब सिक्स्थ के लिए पीछे से कैलकुलेट करने के लिए हम इसका जो लेटेस्ट टाइम है वो 44 ही मान के चलेंगे, यहाँ पे 44 ही है, ठीक है। अब जस्ट ये इसका अपोजिट होता जाएगा। देखो 6 से पहले कौन सी डिजिट आएगी, हमारे पास 5 आएगी, ठीक है। 5 के पास कितने एरो जा रहे हैं, 5 से सिर्फ एक एरो जा रहा है, तो हम बस इसे माइनस कर देंगे। 44 - 9 हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 35, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई वैल्यू 35, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, हम 5 के बाद क्या आता है हमारे पास 4 आता है, 4 के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब 4 के लिए क्या करना है, देखो जस्ट अपोजिट है हमारे पास, जब जो हम अर्लीस्ट टाइम निकाले थे उसके लिए हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे थे, जहाँ पे भी 2 एरो आ रहे थे तो हमने उसको मैक्सिमम देखा था, और लेटेस्ट टाइम के लिए हमारे पास जहाँ पे भी 2 एरो आएंगे उसमें मिनिमम देखेंगे, ठीक है। तो 4th के लिए देखते हैं, देखो 4 से हमारे पास 2 एरोज जा रहे हैं, मतलब 44 - 14, एक तो हमारे पास आएगा ये कंडीशन, ठीक है, 44 में से 14 को माइनस कर देंगे। दूसरी कंडीशन आएगी 35 में से 18 माइनस कर देंगे, 35 - 18 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो बैठेगा 30, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15 में से 8 जाएगा, 5 और 2 7, और यहाँ पे कितना जाएगा 2 1 यहाँ पे आ जाएगा 17। इन दोनों का मिनिमम क्या है हमारे पास 17 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 17 आ जाएगी, ठीक है। हमें लेटेस्ट टाइम निकालने के लिए मिनिमम कैलकुलेट करना है और अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, ठीक है। 4 का हो गया। अब हम 3 पर देखते हैं। देखो 3 पर बस एक ही एरो जा रहा है 3 से, तो 3 के लिए क्या कर देंगे हम 35 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी, तो हम यहाँ पे 18 फिल कर देंगे, ठीक है। 3 के बाद हम देखते हैं 2 को। 2 में हम देखें तो हमारे पास 2 एरो जा रहे हैं, तो 2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखो फर्स्ट एरो तो यहाँ से जा रहा है, तो 44 में से 16 को माइनस करेंगे, 44 में से -16 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 में से 6 क्या 8, ओके, 3 में से 1 गया 2, 28। और दूसरा कहाँ से आ रहा है, दूसरा हमारे पास इस वाले से जा रहा है, इस वाले के लिए क्या करेंगे 18 में से 10 माइनस कर देंगे, 18 - 10। हम अर्लीस्ट टाइम के लिए ऊपर वाला देख रहे हैं और लेटेस्ट टाइम के लिए नीचे वाली वैल्यूज देख रहे हैं, ठीक है। 18 - 10 करेंगे, 10 हमारे पास डी का टाइम है, जो हमारे पास 8 आ गया। इन दोनों का मिनिमम क्या है 8 है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 8, ठीक है। उसके बाद 2 भी हो गया। अब आएगा 1 पे हमारे पास 3 वैल्यूज जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों को कैलकुलेट करेंगे और उसका मिनिमम यहाँ पर फिल कर देंगे। देखो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 का अर्लीस्ट टाइम कितना है 17, माइनस सी का टाइम कितना लग रहा है 8, ठीक है। ये दूसरे वाली एक्टिविटी के लिए चल रहा है। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बचेगा 9, ठीक है। अब इस वाली एक्टिविटी के लिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लेटेस्ट टाइम 18 है और टाइम कितना लग रहा है 10, तो 18 - 10 हमारे पास कितना जाएगा 8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट टाइम हमारे पास 8 है और टाइम कितना लग रहा है 8, 8 - 8 = 0। मिनिमम कौन सा है हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, ठीक है। इस तरह से हमने अपने लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम को कैलकुलेट कराया सभी वैल्यूज की,
ठीक है। अब जब ये हो जाता है, देखो इस बुक में यहाँ पर हो गया है यहाँ तक, उसके बाद हमें क्या मिल गया, हमने यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जब हम मिनिमम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पहले क्रिटिकल पाथ फाइंड करना पड़ेगा, और क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए हमें जो टेबल दे रखी है उस टेबल को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम टेबल देख लेते हैं कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास कितनी एक्टिविटी दे रखी है, जहां से भी एरो दिख रहे हैं उन सभी को हम एक्टिविटी काउंट करके चलेंगे। देखो एक एरो 1 से 2 पर है, एक 2 से 4 पर है, एक 2 से 6 पर है, एक 1 से 4 पर है, एक 4 से 5 पर है, 5 से 6 पर है, 1 से 3 पर है और 3 से 6 पर है। उन सभी को हमने लाइन वाइज लिख लिया, ठीक है। पहले 1 वाले लिखे हैं 1 से 2, फिर 1 से 4 पर जा रहा है और 1 से 3 पर जा रहा है, उन सभी को लिख लिया। उसके बाद 2 से देखते हैं, 2 से हमारे पास एक 4 पर जा रहा है और 2 से एक 6 पर जा रहा है, तो उन दोनों को लिख लिया। उसके बाद 3 से देखते हैं, 3 से हमारे पास एक 5 पर जा रहा है, 3 से एक 6 पर जा रहा है, उनको लिख लिया। फिर 4 वाले देखते हैं, 4 से एक 5 पर जा रहा है, बस वही जा रहा है। उसके बाद 5 वाला देखते हैं, 5 से एक 6 पर जा रहा है, तो सारी एक्टिविटीज लिख ली है। और देखो 1 से 2 कौन सी एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है, ए एक्टिविटी को। ए एक्टिविटी को कितना टाइम लग रहा है, 8 डेज, तो ड्यूरेशन आ गई 8, ठीक है। अब 1 से 2 को कितना, 1 से 2 का हो गया। 1 से 3 को देखें तो हमारे पास सी एक्टिविटी आ रही है, सी एक्टिविटी को कितना टाइम लग रहा है, 8 डेज, तो उसमें भी हमारे पास ड्यूरेशन 8 आ गई है। और इस तरह से हमने सारी ड्यूरेशन को फिल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। स्टार्ट टाइम भी 2 आएंगे, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम, ऐसे फिनिश टाइम 2 आएंगे, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम। उसके बाद एक कॉलम लिया है हमने टोटल फ्लोट का। ये जो टोटल फ्लोट है इससे ही हम अपना टाइम, मिनिमम टाइम और अपना क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसे कैलकुलेट करने से पहले हमें ये जो टेबल है इसे फिल करना आना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स हम ये जो टेबल है इसे फिल करना देखते हैं। आपको कॉलम्स तो समझ में आ गए होंगे। स्टार्ट टाइम उसमें अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम आएगा, फिनिश टाइम उसमें भी अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम आएगा, और एक टोटल फ्लोट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे 1 to 2 एक्टिविटी है, 1 से 2 एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्टिंग अर्लीस्ट टाइम, 1 से 2 का स्टार्टिंग क्या है 1 है, उसका अर्लीस्ट टाइम हमारे पास 0 है, ठीक है, वो हम फिल कर देंगे। और एक लास्ट वाला फिल कर देंगे फिनिश टाइम लेटेस्ट का। फिनिश हमारे पास 2 एक्टिविटी पे हो रही है, उसका लेटेस्ट टाइम हमारे पास 8 है, ठीक है। हम अभी बस इन दोनों कॉलम्स को हम बाद में फिल करेंगे, सिर्फ इन दोनों कॉलम्स को हमें फिल करना है सबसे पहले, ठीक है। 1 से 3 एक्टिविटी पर जाएंगे, 1 से 3 पे स्टार्टिंग हमारे पास इससे हो रही है 1 से, तो 1 का हमारे पास अर्लीस्ट टाइम कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और जो फिनिश टाइम है उसका लेटेस्ट टाइम हमारे पास 17 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम ये और ये कॉलम फिल कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बीच का एक और देख लेते हैं। अगर एक एक को फिल करने बताने लग गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे 3 to 6 देख लेते हैं। 3 to 6 का स्टार्टिंग हमारे पास 3 है, उसका हम अर्लीस्ट टाइम देखेंगे तो अर्लीस्ट टाइम हमारे पास 8 है, ठीक है। और फिनिश टाइम देखेंगे 3 to 6 का फिनिश हमारे पास 6 पर हो रहा है, उसका लेटेस्ट टाइम हमारे पास 44 है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपको ये सारी वैल्यूज फिल कर देनी है, ये दोनों, ठीक है। अब इन दोनों को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, देखो हम 1 से 2 एक्टिविटी में जाएंगे और स्टार्ट टाइम देखेंगे लेटेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसे कैलकुलेट करने का, जो हमारे पास ये फिनिश लेटेस्ट टाइम, फिनिश लेटेस्ट टाइम में से हम जो टाइम है उसे माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए यहाँ पर, ठीक है, 1 से 2 के लिए हमारे पास फिनिश लेटेस्ट टाइम कितना है 8, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास 8 माइनस 8 हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 से 3 के लिए। 1 से 3 के लिए देखेंगे तो लेटेस्ट टाइम कितना है 17 में से 8 जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको ये वाली रोज कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम बीच का देख लेते हैं 4 से 5, ठीक है। इसका लेटेस्ट टाइम क्या है 4 से 5 का हमारे पास 35 है, 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18, ठीक है। इस तरह से हमें ये वाली जो कॉलम है इसे फिल करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फिनिश टाइम का अर्लीस्ट टाइम फिल करने के लिए। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास जो स्टार्टिंग अर्लीस्ट टाइम है उसमें ऐड कर देंगे अपने टाइम को, ठीक है। इस जैसे कि हम देखते हैं 1 से 2 के लिए, 1 से 2 एक्टिविटी के लिए हम देखेंगे इसका अर्लीस्ट टाइम क्या है 0, और हमारे पास टाइम कितना लग रहा है 8, तो 0 + 8 हमारे पास आ गया 8। सिमिलरली बीच को देख लेते हैं 2 से 4 देख लेते हैं। 2 से 4 के लिए हमारे पास अर्लीस्ट टाइम कितना है 8, और टाइम कितना लग रहा है हमारे पास 10, तो हम 10 को ऐड कर देंगे, 8 + 10 हमारे पास 18 आ गया। इस तरह से हम इस कॉलम को फिल कर लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास ये चारों कॉलम्स फिल हो जाएंगे तो हमारे पास आता है लास्ट कॉलम टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए। टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। 8 - 8 हमारे पास 0, बस इन दोनों कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। 8 - 8 0, 17 - 8 9, 18 - 10 8, 18 - 18 0, इस तरह से हमें सबको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जहां जहां पे आपके पास 0 बन रही है वो जो रोज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे हमारे पास जीरोज बन रही है वो हमारा एक क्रिटिकल पाथ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले 0 वाला है, तो सबसे पहला ही 0 है, वो कौन सी एक्टिविटी के लिए 1 से 2 के लिए। 1 से 2 पर आप डबल लाइन कर दीजिए, एक एरो तो आपका ऑलरेडी नेटवर्क डायग्राम में है, दूसरा एक एरो और ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहाँ पे आ रहा है 2 से 4 के लिए हमारे पास 0 आ रहा है, 2 से 4 के लिए हम एक और एरो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ रहा है हमारे पास 3 से
सॉरी 4 से 5 पर आ रहा है। 4 से 5 के लिए हम एक और एरो ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 0 हमारे पास आ रहा है 5 से 6 के लिए। 5 से 6 के लिए हम इन्हें एक और एरो कर दिया। अब जहाँ पे भी हमारे पास ट्रिपल एरो है वो एक प्रॉपर पाथ बन जाएगा। अगर आपने कैलकुलेशन सही करी होगी तो वो आपका एक प्रॉपर पाथ बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ, मतलब इस पाथ के थ्रू हमें जो अपना प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टाइम लगेगा। अब आपको मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो लास्ट वाला क्वेश्चन तो हो गया, ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हमारे पास आ गया। अब मिनिमम टाइम कैसे कैलकुलेट करना है? देखो सबसे पहले हम इससे इस एक्टिविटी पर जा रहे हैं जिसमें हमें कितना टाइम लग रहा है 8। उसके बाद 2 से हम 4 पर जा रहे हैं जिसमें कितना टाइम लग रहा है 10। उसके बाद 4 से हम 5 पर जा रहे हैं जिसमें कितना टाइम लग रहा है 17। उसके बाद हम 5 से 6 पर जा रहे हैं जिसमें कितना टाइम लग रहा है 9। इन सबको जस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब ऐड करना है, ठीक है। वो हमारा आ जाएगा टोटल मिनिमम टाइम। जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 44। तो हमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिनिमम टाइम 44 डेज लगेंगे और इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम बस इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे। बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा दे रखा है, उसके लिए हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करा है और ऐसे हमने सब चीज कैलकुलेट करी है। बस इसमें कितना अंतर आ गया है कि यहाँ पे फ्लोट के लिए हमने टोटल, फ्री, इंडिपेंडेंट और इंटरफेरिंग 4 तरह के फ्लोट निकाले हैं, ठीक है। तो आपको टोटल फ्लोट तो निकालना आ गया है, बाकी तीनों हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।